हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। सैटरडे आज सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को वेट होता है सैटरडे को सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक यानी कि एसपीटी की क्लास का। और अगर चैनल पे आप नए हो तो आपको बता दें ये एक यूनिक क्लास है, सिर्फ कहने को नहीं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे ये क्लास कहीं नहीं मिलेगी। और यूट्यूब तो ठीक है, ये तो फ्री प्लेटफॉर्म है, आपको पेड कोर्स ले लो, वहाँ भी इस क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिश को लॉजिक से अप्रोच करना। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस को रखूँगा और मैं उनको करता जाऊँगा ब्रेक। हर वर्ड को उसकी जगह दिखाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। और लास्ट में देखेंगे कि जो एरर्स सेंटेंसेस में रखी हुई हैं उनको कैसे लॉजिक के साथ पकड़ना है, रट्टा मार के नहीं, तुक्का मार के नहीं, लॉजिक के साथ। तो इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक लगाने वाली क्लास है। जैसे मैंने पर्सनली इंग्लिश को अप्रोच किया है, आप भी मेरे साथ सीखते हो। सभी सेंटेंस द हिंदू से उठाए गए हैं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है, आराम से सेंटेंस को पढ़ेंगे, कुछ एरर्स आपको दिखेंगी, फिर ब्रेक करके देखना है, एक एक एरर के पीछे का अपने को लॉजिक समझना है। द आउस्टर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीकर केविन मैकार्थी from the top post of lower chamber of Congress have come as such a shock as it has left the Republican Party exposed as a fractured collective। देखो, सेंटेंस में एरर निकालना, इम्प्रूवमेंट लाना, ये सब सेकेंडरी काम होते हैं। जो प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव होता है सेंटेंस का मीनिंग निकालना। मीनिंग पता नहीं, फिर एरर ढूंढ रहे हो, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, ऐसे नहीं। तो पहले मीनिंग निकालो इसका। कह रहे जो आउस्टर है, आउस्टर क्या होता है? किसी का बाहर जाना, किसी का गद्दी से हटाया जाना, किसी का सत्ता से आउट होना। कह रहे जो आउस्टर है या हटाए जाने का काम है अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर का। ऐसा समझ लो, वहाँ की पार्लियामेंट के स्पीकर का या लोकसभा के स्पीकर का, जिनका नाम है केविन मैकार्थी। और ये आउस्टर कहाँ से हुआ है? टॉप पोस्ट से, सबसे ऊंचे दर्जे से, जो है लोअर चैम्बर का। हमारे यहाँ भी लोअर जो चैम्बर है जिसको लोकसभा बोलते हैं उसके स्पीकर की पोस्ट होती है। वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी पार्लियामेंट समझ लो, लोकसभा समझ लो, और उसका जो स्पीकर है लोअर चैम्बर में मैकार्थी बैठा था। कह रहा है इसका जो आउस्टर है ना लोअर चैम्बर ऑफ कांग्रेस से, ये आया है हैव कम। और कैसे आया भाई? अब देखो, एज लगा के बता रहा है, ऐसे एक शॉक की तरह, ऐसे एक झटके की तरह है कि एज इसने लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है रिपब्लिकन पार्टी को। और क्या करके? एक्सपोज करके। एक्सपोज करना यानी किसी को डिफेंसलेस बनाना, किसी को मजबूर बनाना। तो इसने भी डिफेंसलेस या मजबूर बना के छोड़ दिया है रिपब्लिकन पार्टी को एक फ्रैक्चर्ड कलेक्टिव के तौर पे, एक ऐसे कलेक्टिव या टीम के तौर पे जो फ्रैक्चर्ड है, जिसमें डिवीज़न है, जिसमें दरारें आ चुकी हैं। सेंटेंस का इंटेंट यही था कि आपको पहले पढ़ने वाला जो है ना वो टेम्पो बने, आपको इस तरह के सेंटेंस पढ़ने आने चाहिए, फिर एरर निकलेगी। सेंटेंस समझ में आ गया? आउस्टर आया है एक शौक की तरह, इतना बड़ा शौक है कि पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी जो है अब वो टूट चुकी है, कलेक्टिव में फ्रैक्चर आ चुकी है। चलो अब इसको ब्रेक करेंगे। जिन प्यारे बच्चों को मॉक टेस्ट पासिस की ज़रूरत है तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव है, जिसमें आपको 1 साल का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 314 रुपये के रिड्यूस्ड प्राइस पे। 70,000 मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा इसमें अवेलेबल होंगे आपको, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के। तो अब एसएससी, बैंकिंग, सबका एक ही मॉक टेस्ट पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेना। इसका प्रो वर्जन 449 में मिलता है, जिसमें आपको ये एडिशनल बेनिफिट होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी पास आपको जो भी लेना हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें टेक्स्ट बुक के, और अपना कोड अप्लाई करें YT10। जैसे इस कोड को लगाएंगे आपको मॉक टेस्ट पास दिखेगा 314 रुपये के अंदर, नॉर्मल वाला। और जो आपका दूसरा मॉक टेस्ट पास है वो आपको 499 का दिखाएगा, लेकिन कोड लगाने के बाद द प्राइस विल रिड्यूस टू 449। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है इफ़ यू नीड द पास। चलो अब इसको ब्रेक करेंगे, अलग से मैंने ले लिया है। ब्रेक करने से पहले आपको बता दें, सारे नाउन्स को मैंने ग्रीन कलर दिया है, सारे एडजेक्टिव्स मिलेंगे ब्लू कलर में, ब्लू कलर में वर्ब्स मिलेंगी रेड कलर में, पिंक कलर में मिलेंगी एडवर्ब्स, और साथ में आपको अगर कंजंक्शन आई होगी तो येलो कलर में मिल जाएगी। इसके बाद जो ब्लैक कलर में वर्ड्स रह गए, अगर वो डार्क ब्लैक हैं तो वो प्रेपोजिशन होंगे, जैसे ऑफ, एज, फ्रॉम,
है ना, फिर अगेन ऑफ। और अगर वो लाइट ब्लैक में है तो मतलब वो कोई आर्टिकल होगा, ए एन या द, ठीक है। ये देखो द, समझ के थोड़ा मैंने अलग अलग कलर्स दे करके अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को हाईलाइट किया है। अब ये करना कैसे है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, है ना। ये अलग अलग आपको करना कैसे है, थोड़ा सा फ्लो बनाओ पहले चीज़ों का। देखो जी, याद 3 चीज़ों को रखना है आपको। जब भी सेंटेंस ब्रेक करना हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका ये होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी, जनरली एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। सब्जेक्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रीन कलर का वर्ड यानी कि नाउन। जैसे ये आउस्टर सब्जेक्ट बन सकता है, मैकार्थी सब्जेक्ट बन सकता है, पार्टी बन सकता है, कलेक्टिव बन सकता है, देखेंगे किसको बनाया गया है, लेकिन एक ग्रीन कलर का सब्जेक्ट आपको चाहिए। रूल नंबर 2, जितने भी सब्जेक्ट आपको मिले, मान लीजिए एक सब्जेक्ट यहाँ मिला, एक सब्जेक्ट आपको यहाँ मिला, उतनी वर्ब्स आपको जरूर मिलेंगी। समझे मेरी बात को। सेंटेंस में देखो यहाँ 2 वर्ब्स आ रही हैं तो 2 सब्जेक्ट जरूर होंगे कम से कम। रूल नंबर 3 ये है कि जो ये डार्क ब्लैक के कलर्स हैं, ऑफ, फ्रॉम, एज, ये सारे जो प्रेपोजिशंस होते हैं इनके बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा जो कि नाउन ही होगा, ग्रीन कलर का वर्ड होगा। समझे मेरी बात को। ऑफ के बाद में यूएस हाउस लिखा हुआ है, इस ऑफ के बाद में रिप्रेजेंटेटिव्स लिखा हुआ है, इस एज के बाद में शॉक लिखा हुआ है, इस ऑफ के बाद में कांग्रेस लिखा हुआ है। तो हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देना आपको जरूरी है। बस इन 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। देखिए, द आउस्टर, आउस्टर मतलब निष्कास, किसी का निकाला जाना, हटाया जाना। सेंटेंस का पहला ग्रीन कलर का वर्ड जिसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है और जिससे पहले कोई वर्ब नहीं है, ऐसा जो पहला ग्रीन कलर का वर्ड होगा वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। समझे मेरी बात को। इससे पहले कोई वर्ब आ रही है, नहीं आ रही, कोई प्रेपोजिशन आ रही है, नहीं आ रही, तो ये बन गया जी आपका सब्जेक्ट। रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपकी पूरी हो गई सब्जेक्ट के होने की। अब आगे और मिलेगा सब्जेक्ट तो देख लेंगे, एक तो मिल गया, तो ये बन गया जी आपका सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए, लेकिन वर्ब तो यहाँ नहीं है, यहाँ रखी हुई है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, देखो ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीकर। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब है अमेरिका की लोकसभा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब समझ गए ना, लोग, हाउस मतलब सभा, हमारी भी तो ऐसे ही बनती है लोकसभा, उनकी भी बनती है, इंडिया की नहीं है, अमेरिका की है। ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है जिसमें यूएस भी नाउन है, हाउस भी नाउन है, रिप्रेजेंटेटिव्स भी नाउन है, ऑफ जो प्रेपोजिशन है उसने इससे जुड़ा हुआ है, और स्पीकर जो है, इस पूरे नाउन को आप एक एडजेक्टिव मान सकते हैं स्पीकर नाम के नाउन के लिए। ये स्पीकर किसी मीटिंग का नहीं है, ये लोकसभा का है अमेरिका की। तो अगर आप देखें ना तो ये पूरा नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बना रहा है जो काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का इस नाउन के लिए जिसका नाम है स्पीकर। आगे बढ़े, आगे इसका नाम लिखा हुआ है। अक्सर आप ऐसा देखेंगे कि डेजिग्नेशंस के बाद में पर्सन का नाम दिया रहता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जैसे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी या चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो पहले पीएम फिर मोदी, पहले सीएम फिर केजरीवाल, वैसे पहले स्पीकर और फिर उनका नाम। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेजिग्नेशन प्लस नेम कॉम्बो। ठीक है, कभी कभी ये आएगा और कभी कभी नहीं आएगा। कभी कभी सीधे लिखा होगा इंडियन पीएम विजिट्स कनाडा, भारत का पीएम कनाडा को विजिट करता है। अब नाम नहीं दिया हुआ, कभी कभी बिना नाम के आ जाता है, कभी कभी नाम के साथ आ जाता है, तो इसका खास आपको ध्यान देना है। तो पूरा एक नाउन फ्रेज था जिसने स्पीकर को मॉडिफाई किया, स्पीकर के बारे में बताया, स्पीकर कहाँ का है, और स्पीकर का नाम भी दे दिया डेजिग्नेशन के साथ साथ, केविन जो है मैकार्थी। ये पूरा बन गया इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और आगे बढ़ो, सब्जेक्ट की वर्ब ढूंढो। आगे तो वर्ब की बजाय फिर एक प्रेपोजिशन रखी है, ऑब्जेक्ट है इसका पोस्ट। बीच में ये क्या रखे हुए हैं, एक आर्टिकल है और एक एडजेक्टिव है। पोस्ट मतलब उपाधि, दर्जा, और टॉप मतलब सबसे ऊंचे का। समझ गए ना। तो टॉप एक एडजेक्टिव है, पोस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। और आगे बढ़ो, अगेन ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है चैम्बर। लोअर चैम्बर मतलब 2 चैम्बर्स होते हैं वहाँ पे, एक अपर और एक लोअर। तो अपर वाला हो गया वहाँ की राज्यसभा, लोअर हो गया वहाँ की लोकसभा। तो लोअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, चैम्बर को मॉडिफाई कर रहा है, चैम्बर का मतलब हो गया यहाँ पे सभा। ठीक है, HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।
फिर और आगे बढ़े तो आगे ऑफ के बाद में कांग्रेस मिला। कांग्रेस अमेरिका की पार्लियामेंट को बोलते हैं, विधानसभा को बोलते हैं। लोअर चैम्बर ऑफ कांग्रेस मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आगे बढ़ो, देखो जी यहाँ आकर के आपकी तलाश पूरी होगी जब आपको मिलेगी वर्ब। ये रखा था आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1, और ये रखी है इसकी वर्ब, वर्ब नंबर 1। जो बच्चे दिमाग में ब्रेक कर लेते हैं सेंटेंस को, जो मैं अभी करवा रहा हूँ, अगर आप अपने माइंड में कर लेते हैं तो यहीं से आपकी एरर जो है ना आइडेंटिफाई हो जाती है। आउस्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, हैव की जगह पे हैज लगेगा। समझ पाए मेरी बात को? तो ये आपकी होगी एरर नंबर 1 ब्रेक करके। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो और आगे बढ़े तो आपको दिखा एज के बाद में दिखा सच अ नाम का एडजेक्टिव, और उसके बाद में दिखा शॉक नाम का नाउन। मैंने आपको ये बताया था कि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है जो ग्रीन कलर का होता है। एज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है शॉक नाम का नाउन। बीच में सच अ नाम का एडजेक्टिव रखा गया है जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सच अ का मतलब होता है इस प्रकार का, समझे ना? सच अ यानी इस प्रकार का। तो एज प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट लेगी, लेकिन ध्यान ये रखें एज प्लस में प्रेपोजिशन के प्लस में नाउन के कॉम्बो को या ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को अंग्रेजी में बोला जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे? देखो ये आया है एक शौक की तरह। कैसे आया भाई? शौक की तरह। अंग्रेजी में जो चीज कैसे का रिप्लाई कर दे वो बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तरीका बता रही है ना वो, मैनर मतलब तरीका। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो ये आया है शौक की तरह। तो एज प्लस में जो शौक आप देख रहे हैं दिस इज एड एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, जिसमें एज प्रेपोजिशन है, शौक उसका ऑब्जेक्ट है, और जब ये दोनों मिल गए तब ये एडवर्ब बन गए। डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं आपको मैं। तो ये बन गई एडवर्ब। और आगे बढ़ो, अब यहां रखी हुई है कंजंक्शन एज। एज कंजंक्शन के कई मीनिंग्स है। पहला मीनिंग है जैसे ही, जैसे ही। दूसरा मीनिंग है बिकॉज या क्योंकि। आप जानते होंगे दोनों मीनिंग्स पढ़ने में आते हैं ये। तो जैसे ही या बिकॉज में से एक मीनिंग आपको यहाँ पे लगाना है। देखते कौन सा लगेगा। आगे बढ़ो, इट लगा हुआ है। देखो यहाँ पे एज थी एक प्रेपोजिशन, यहाँ पे एज है कंजंक्शन। कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि इस एज को ना, इसके बाद में आप एक क्लोज देख रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो देख रहे हो। तो एज के दोनों काम हो सकते हैं। जब ये अपने बाद में खाली नाउन ले ले तो ये प्रेपोजिशन बन जाएगी, और वैसे पूरा सब्जेक्ट वर्ब ले ले तो ये कंजंक्शन बन जाएगी, है ना? तो एज कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 लिखा गया है इट, और इसकी वर्ब भी साथ में रखी गई है, वर्ब नंबर 2 हैज़ लेफ्ट। इट आया है शौक के लिए क्योंकि ये शौक ने लीव कर दिया है, इट हैज़ लेफ्ट। और कैसे लेफ्ट किया, किसको लेफ्ट किया? रिपब्लिकन पार्टी को। रिपब्लिकन पार्टी जो पूरा नाउन फ्रेज है, एक पार्टी का नाम है, ये है इस जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट। जब भी किसी वर्ब से आप वट या हुम का रिप्लाई देने वाला कोई वर्ड पकड़ लें, वट मतलब क्या, हुम मतलब कौन। आई किल्ड हिम, मैंने उसको मारा। किसको मारा भाई? हुम डिड यू किल? आई किल्ड हिम। तो हिम ने हुम का रिप्लाई किया तो हिम जो है किल वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई नीड आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम की ज़रूरत है। वट डू यू नीड, क्या चाहिए आपको? एन आइसक्रीम। तो एन आइसक्रीम जैसे ही मैं वट का रिप्लाई करेगी नीड वर्ब से, ये नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगी। बेसिक सी बात बता रहा हूँ आपको। वैसे ही इसने छोड़ दिया है, लीव कर दिया है रिपब्लिकन पार्टी को। रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और कैसे छोड़ा है? छोड़ा है इसको एक्सपोज्ड, यानी कि मजबूर। और मजबूर किस तरह से? एज प्रेपोजिशन लगा के बता रहा है, फ्रैक्चर्ड कलेक्टिव की तरह से, टूटी हुई टीम की तरह से। अगेन एज एक प्रेपोजिशन, कलेक्टिव इसका ऑब्जेक्ट, फ्रैक्चर्ड एक एडजेक्टिव, इस कलेक्टिव नाउन को, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। एक बार मैं फटाफट से 20-30 सेकंड में रिपीट कर देता हूं, फिर अपने एक एक एरर को पकड़ते हैं। होपफुली 2-3 एरर्स आपको पकड़ में आ चुकी होंगी। सब्जेक्ट है आपका आउस्टर, इसकी वर्ब रखी हुई है हैव कम यहाँ पे, वर्ब नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 2 था इट, और इसकी वर्ब रखी हुई थी यहाँ पे हैज़ लेफ्ट। दोनों सब्जेक्ट कैसे मिले हुए हैं? दोनों सब्जेक्ट वर्ब के पेयर मिले हुए हैं एज नाम की कंजंक्शन से, जिसको मुझे यहाँ पे टेक्निकली जो है येलो कलर देना था, मैं भूल गया देना, इसको येलो समझ लो। अच्छा बाकी क्या है? बाकी सब रुंगा जुंगा है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये रिप्रेजेंटेटिव्स, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा। इस फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पोस्ट, टॉप ने पोस्ट को मॉडिफाई किया।
इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है चेंबर, चेंबर जो है इसको लोअर मॉडिफाई कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस, इस एज प्रोपोर्शन का ऑब्जेक्ट है शॉक, इस एज प्रोपोर्शन का ऑब्जेक्ट है कलेक्टिव, लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के लिए एडजेक्टिव आया है एक्सपोज, रिपब्लिकन पार्टी है एक्सपोज या मजबूर, है ना, डिफेंसलेस, डिफेंसलेस। तो इस तरीके से सारे वर्ड अपनी अपनी जगह पे बंधे हुए हैं। अब गलती कहाँ मिली? गलती नंबर 1 तो आप ढूंढ ही चुके हैं, दूसरी गलती कहाँ है? 10 सेकंड देता हूं आपको मैं, डाल दो कमेंट्स में, जो बच्चा डाल देगा मैं समझ जाऊंगा मेरे बताने से पहले, उसको ईमानदारी से, है ना, मेरे बताने से पहले जो डाल सके डालो। देखो जी दूसरी एरर है यहां पे, जब भी इंग्लिश में डेजिग्नेशन प्लस नेम का कॉम्बो आ जाए उसके पहले कभी भी द नहीं लगाया जाता, है ना, प्यारी सी एरर, खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है ये। भाई ये द सही था कब तक? जब तक इतना लिखा रहता। जैसे ही नेम आ जाता है डेजिग्नेशन के बाद, नाम आ जाता है उस आदमी का, उसकी उपाधि के बाद, उसके पद के बाद, ओहदे के बाद, तो फिर आपको द को निकाल देना है। समझे मेरी बात को? तो केविन मैकार्थी जब नाम लिख दिया तो इस द का कोई भी काम नहीं है। अच्छा द अगर लगाना हो तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, केविन मैकार्थी को यहां से निकाल देना है। समझ गए ना? पीएम मोदी जो है, पीएम मोदी जो है इसके पहले द नहीं लगेगा। हाँ लेकिन द पीएम हो सकता है बिना मोदी के। द पीएम विल विजिट यूके, पीएम साहब यूके को विजिट करेंगे, ठीक है। द पीएम मोदी विल विजिट यूके गलत है, द नहीं लगेगा, मोदी जो है आपने नाम जो है साथ में डाल दिया। तो कॉमन सा एरर है, मेरे ख्याल से पकड़ में आ गया होगा। अब तीसरी एरर पकड़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेकर के आता हूं लेवल को। तीसरी एरर यहां है सर, जब भी आप किसी को लीव करते हो तो आप उसको एक्सपोज्ड करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे। भाई आपने उसको लीव किया ब्रोकन, आई लेफ्ट हिम ब्रोकन, मैंने उसे तोड़ करके छोड़ा। वी लेफ्ट द हाउस बर्न्ड, हमने घर को जला करके छोड़ा। इस शौक ने लेफ्ट द रिपब्लिकन पार्टी एक्सपोज्ड। एक्सपोज एक वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्योंकि वर्ब को जिस फॉर्म में आपको बनाना है वो फॉर्म सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगी, पार्टी खुद एक्सपोज्ड होगी, इसलिए आपको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले का। मैं एक काम करता हूं, डिक्शनरी खोल के दिखाता हूं और अंडरस्टैंडिंग आपको और अच्छे से आए। देखो ये है डिक्शनरी, इसमें मैं डाल रहा हूं एक्सपोज, ठीक है। एक्सपोज क्या निकला? वर्ब निकली। वर्ब से एडजेक्टिव बनाना है तो पहला एडजेक्टिव बनेगा एक्सपोजिंग, दूसरा एडजेक्टिव बनेगा एक्सपोज्ड। दोनों में से मुझे एक चूज करना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होगा कि ये जो पार्टी है ये एक्सपोज करने वाली होगी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है ये पार्टी खुद एक्सपोज्ड होगी। भाई साहब पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, पार्टी जो है टूट चुकी है, सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। तो कहने का मतलब है पास्ट की जरूरत है, वर्ब का तो आप एडजेक्टिव बनाओगे। थोड़ा गहरे से इसलिए समझा रहा हूं कि लॉजिक समझ में आए, ऐसा ना हो सर ने बोला था एक्सपोज लगेगा तो मैं एक्सपोज ही लगा के आऊंगा, क्यों लगेगा ये भी समझो। चलिए अब लास्ट एरर है, थोड़ा सा आपको साइड में ले जाना पड़ेगा, लास्ट वाली के लिए थोड़ा डिटेल आपको देनी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट है सच एज और सच दैट का। देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट ये ऐसा है जो कितनी मर्जी बार आपको बता दे कोई, अगर आपके दिमाग में नहीं बैठे तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे समझने की कोशिश करो, एक बार में समझ आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ जी सच के साथ में एज भी आता है और सच के साथ में दैट भी आता है। आपको कला होनी चाहिए कि एज और दैट में से क्या लगाऊं, सिचुएशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। एज तब लगेगा जब सेंटेंस में एक एग्जाम्पल दिया गया हो किसी चीज का। दैट तब लगेगा जब सेंटेंस में किसी चीज की डिग्री या इंटेंसिटी, तीव्रता या लेवल बताया गया हो। समझ गए? अब देखो इसको याद कैसे रखना है। एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको मैं, द रिसोर्ट ऑफर्ड इट्स क्लाइंट्स लग्जरीज। ये रिसोर्ट जो है अपने क्लाइंट्स को लग्जरीज देता था। लग्जरी क्या होती है? सुख सुविधाएं। और कैसी लग्जरियां भाई? कैसी लग्जरियां? आगे बता रहा है, सच एज स्पा एंड हॉट बाथ्स। स्पा वाली लग्जरी और हॉट बाथ्स वाली जो है लग्जरी।
समझ गए? सच एज क्या बता रहे हैं? सच एज का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, ये लग्जरीज के नाम बता रहा है। भाई साहब यही सेंटेंस एक और तरीके से लिखा जा सकता है। ये सच एज जो आप देख रहे हो, ये सच को उठा के लग्जरीज से पहले रखा जा सकता है और सेंटेंस ऐसा बनेगा, द रिसोर्ट ऑफर्ड इट्स क्लाइंट सच लग्जरीज, सच लग्जरीज। अब आगे क्या लगेगा? एज स्पा एंड हॉट बाथ्स। तो ये होता है सच एज का फॉर्मूला। सच एज एक साथ भी आ जाते हैं और चाहे तो जिस नाउन के लिए आए हैं उस नाउन के बीच, नाउन को सच और एज के बीच में भी रखा जा सकता है। अब देखो दैट कब लगता है? जब एग्जाम्पल ना देना हो, जब आपको डिग्री या इंटेंसिटी बतानी हो। द रिसोर्ट ऑफर्ड इट्स क्लाइंट्स सच लग्जरीज एज या दैट आर अवेलेबल ओनली एट 5 स्टार होटल्स। रिसोर्ट ऐसी लग्जरीज अपने क्लाइंट्स को देता था जैसी कि अवेलेबल होती हैं सिर्फ 5 सितारा होटल्स में। इंटेंसिटी और डिग्री बता रहे हैं, ऐसी लग्जरीज मिलती थी जो 5 सितारा होटल्स में मिलती हैं। समझ पाए? तो इस केस में लगेगा दैट। अब थोड़ा टेक्निकली समझा देता हूं, इतना समझ आ गया तो ट्रिक ये लगेगी, सच जब एज लेगा तो एज के बाद में एक नाउन होगा, एक होगा, दो होंगे, एंड कोमा लग के जुड़े होंगे, मतलब नाउन होंगे। सच एज स्पा, सच एज हॉट बाथ, एग्जाम्पल दे रहे हो ना, सच एज। लेकिन जब सच के साथ में डैट लगेगा ना तो पूरा एक क्लोज होगा, सब्जेक्ट वर्ब का प्लेयर होगा। दैट आर अवेलेबल ओनली एट 5 स्टार होटल्स। ठीक है? हर तरीके से आपको समझा दिया मैंने, टेक्निकल ग्रामर के हिसाब से भी, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी। अब इसको टेस्ट करो, एक सेंटेंस पे और बना के लगाओ। द कार वॉज डैमेज्ड इन सच अ वे एज दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द मैकेनिक टू रिपेयर। कार जो है डैमेज थी एक ऐसे तरीके से, सच अ वे में, एक ऐसे तरीके से कि ये इम्पॉसिबल था मैकेनिक के लिए कार को रिपेयर करना, कार को फिर से मरम्मत करना। क्या लगाऊं यहां पे? इंटेंसिटी बता रहा है डैमेज की। डैमेज इतनी थी कि मैकेनिक रिपेयर नहीं कर सकता था। एक तो ऐसे देख लो। दूसरा, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बन गया, इट सब्जेक्ट वॉज इसकी वर्ब। तो आपको दोनों तरीके से इंडिकेशन मिला कि यहां लगेगा दैट। करोगे सर कॉन्सेप्ट पे गलती फिर से? मेरे ख्याल से अब नहीं करोगे, है ना? बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, किताबों में इतना इजी लिखा नहीं होता, बस फर्क मतलब समझना, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं, इतना इजीली किसी बुक में आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। सच एल्कोहलिक ड्रिंक्स एज विस्की एंड स्कॉच आर मेड बाय डिस्टिलिंग। ऐसी एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं जैसे कि विस्की और जैसे कि स्कॉच, वो बनाई जाती हैं डिस्टिलिंग के द्वारा, यानी किसी चीज़ को डिस्टिल करके। उसको डिस्टिलिंग एक प्रोसेस होती है, पहले इसमें मतलब उसको थोड़ा सा गलाते हैं अनाज को, फिर उसको साफ करते हैं, ये डिस्टिलिंग प्रोसेस होती है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है? अब बताओ क्या लगाऊं यहाँ, दैट लगाऊं या एज लगाऊं? देखो सब्जेक्ट वर्ब आ रहे हैं तो दैट लगेगा। बस यही समझाना चाह रहा हूं, लकीर के फकीर मत बन जाना भाई साहब। ये वर्ब जो है ना आर मेड, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स की वर्ब है। ब्रेक करो सेंटेंस को। सच एडजेक्टिव, अल्कोहलिक ड्रिंक्स सब्जेक्ट है आपका, अल्कोहलिक यहाँ पे एडजेक्टिव, ड्रिंक्स यहाँ पे नाउन। और यहाँ पे एज जो है एग्जाम्पल दे रहा है, कैसी ड्रिंक्स? जैसे कि विस्की और जैसे कि स्कॉच। एज लगेगा, दैट नहीं लगेगा। और जो वर्ब देख रहे हो आप, देखो एज का कनेक्शन इन दोनों से बैठ गया, बात हो गई यहाँ पे खत्म। आगे जो वर्ब देख रहे हो वो सब्जेक्ट की वर्ब है, ड्रिंक्स आर मेड बाय डिस्टिलिंग। समझे मेरी बात को? सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं आ रहा भाई साहब। ये वर्ब जो है ना, ये इसी सब्जेक्ट की है जो पीछे छोड़ के आए हो फूफा को। यहाँ पे जो सब्जेक्ट छोड़ के आए थे कार, इसकी वर्ब तो थी, यहाँ पे दे रखी थी आपने वॉज डैमेज्ड। आगे जो वर्ब दिख रही है वो इट की वर्ब थी, तो दैट लगा दिया हमने। पर यहाँ जो वर्ब है वो पिछले एल्कोहलिक ड्रिंक वाले सब्जेक्ट की वर्ब है, ब्रेक तो करो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसलिए एज का इस्तेमाल ना होके दैट का इस्तेमाल ना होके एज का इस्तेमाल होगा। समझ गए? मजा आया कॉन्सेप्ट में? चलो एक सेंटेंस और करवाता हूँ, थोड़ा सा और आपको सरप्राइज देंगे। द लॉ वॉज ऑल्टर्ड इन सच अ वे एज या दैट टू टेम्पर द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। कानून को बदला गया एक ऐसे तरीके से, लॉ सब्जेक्ट है, वॉज ऑल्टर्ड पैसिव वॉइस में, ऑल्टर करना है, चेंज करना।
तो कानून को बदला गया, वॉज ऑल्टर्ड इन सच अ वे, ऐसे एक तरीके से, इन प्रेपोजिशन सच अ एडजेक्टिव, वे इसका ऑब्जेक्ट। और कैसा तरीका कि टेम्पर कर दिया जाए या आसान बना दिया जाए, नरम कर दिया जाए। टेम्पर करना यानी तीव्रता को कम करना, पावर्स की यानी ताकतों की, जुडिशरी की, जजों की ताकत कम कर दी जाए। एग्जाम्पल दिया गया है ऐसे एक तरीके से कि जिसमें टेम्पर हो जाए जुडिशरी की पावर्स। एग्जाम्पल दिया गया एज लगाऊंगा, दैट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यहाँ पे नहीं है। तो इससे सीख ये मिली, एज के बाद में जरूरी नहीं है नाउन सी हो, आप कभी कभी जिरंड या कभी इन्फिनेटिव को भी नाउन के केस में देख सकते हैं। ठीक है, इन अ वे एज टू टेम्पर द पावर्स ऑफ जुडिशरी। टू टेम्पर यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, कभी कभी ये टेम्परिंग नाम का जिरंड भी बन सकता है, नाउन की तरह ही काम करते हैं दोनों, एग्जाम्पल देने का काम करेंगे, दैट नहीं लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क की तरह, इसको खुद से करके दिखाओ। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ सच क्रुएल्टी एज अ दैट टू टेक अ चाइल्ड अवे फ्रॉम इट्स मदर। मैं सोच भी नहीं सकता हूं ऐसी निर्दयता के बारे में, क्रुएल्टी के बारे में, कि मैं टेक कर लूं या ले लूं एक बच्चे को, चाइल्ड को दूर या अवे फ्रॉम उसकी मां से। खुद से बनाओ, एज लगाऊं दैट लगाऊं, और साथ में लिख देना सर एज क्यों लगा रहा हूं या दैट क्यों लगा रहा हूं, है ना। लॉजिक भी लिखोगे तो और अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग बैठेगा। तो भाई साहब अगर ये कॉन्सेप्ट समझा है आपने तो आ जाओ, अब ये बताओ मुझे यहाँ क्या लगेगा। ये एक ऐसे शौक की तरह आया है कि इसने इट हैज लेफ्ट द रिपब्लिकन पार्टी एक्सपोज्ड। समझे मेरी बात को, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आ रहा है, यहां पे लगेगा दैट। ठीक है, तो ये थी आपकी एरर नंबर 4। इसमें एज सही हो सकता था अगर यहां पे सच ना लगा होता। सेंटेंस ऐसा होता है कि इट हैज कम एज अ शॉक, सच की जगह आ लगा होता खाली, एज अ शॉक, ये एक झटके की तरह आया है। फिर यहां पे एज का मतलब हो जाता क्योंकि या बिकॉज, क्योंकि इसने रिपब्लिकन पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। सच लगने की वजह से सच दैट का कॉम्बो मुझे लगाना पड़ा, अगर सच ना होता तो फिर एज यहां पे बिल्कुल सही था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ा जल्दी करेंगे अपने, है ना, छोटा सा सेंटेंस है, पढ़ लो इसको। विद एन अब्लेज डिजायर फॉर सक्सेस द विजनरी एंटरप्रेन्योर sought fortune, counting $5,003 and attributing the windfall on the guidance of Almighty God। कह रहा है जी साथ ही यानी विद, और किसके साथ, एक अबलेज डिजायर के, डिजायर का मतलब है ख्वाहिश, अबलेज का मतलब है जलती हुई, और ख्वाहिश किसके लिए, सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। कह रहा है जी एक जलती हुई बर्निंग या अबलेज डिजायर के साथ, डिजायर था कामयाबी का। ये जो विजनरी था, ये जो एंटरप्रेन्योर था, विजनरी, विजनरी मतलब बहुत आगे का देखने वाला, एंटरप्रेन्योर मतलब व्यवसायी या उद्यमी। इसने सॉट किया, इसने मांगा या सीख किया फॉर्चून का यानी सक्सेस का, पैसे का। फॉर्चून होता है पैसे वाला नसीब आपका, है ना, फॉर्चुनेट, जब आप पैसे वाले हो जाते हैं तो फॉर्चुनेट भी हो जाते हैं। तो एक सक्सेस का डिजायर था एंटरप्रेन्योर के पास, और इसने चाहा फॉर्चून को यानी कि पैसे को। और कैसे चाहा इसने, काउंट करते हुए अपने हाथ में $5,003 जो उसके पास थे, और एट्रीब्यूट करते हुए, एट्रीब्यूट करना यानी किसी चीज को दूसरी चीज से एसोसिएट करना, किसी चीज का दूसरी चीज से कारण जो है कनेक्ट करना। एट्रीब्यूट करते हुए इस विंडफॉल को, विंडफॉल होती है भगवान से मिला हुआ कुछ प्रसाद, लॉटरी बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के अचानक से कुछ आपको मुनाफा होता है, वो होती है विंडफॉल। तो उसने इस मुनाफे को एट्रीब्यूट करते हुए गाइडेंस पे यानी कि निर्देश पे या डायरेक्शन पे अलमाइटी गॉड की, सर्वशक्तिमान भगवान की। सेंटेंस जानबूझ करके इस तरह का रखा गया है, चैलेंज्ड आपको फील हो। जो वो बेसिक आप देखते हो सेंटेंसेस, वो तो हर यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे कुछ फील हो, आपको कुछ सीख रहे हो नया आप। चलिए रिपीट कर दूं एक बार मीनिंग। एक अबलेज डिजायर के साथ में, जलती हुई आग के साथ में, जो थी सक्सेस की। ये जो विजनरी बिजनेसमैन था, इसने चाहा कि एक फॉर्चून बनाए, ये खूब पैसा कमाए, और इसके हाथ में थे $5,003, और उसने एट्रीब्यूट किया इस विंडफॉल को, इस $5,003 के जो फायदे को, नफ़े को, भगवान की गाइडेंस पे, गॉड अलमाइटी के गाइडेंस पे। ठीक है, इसको यूं था कि 5,000 भगवान ने मुझे आज दिलवाए हैं,
अब मैं इन्हीं से फॉर्चून बनाऊंगा, मेरे अंदर सक्सेस का डिजायर है। काउंट करके उनको आगे का ही सोच रहा था क्या करना है। चलिए चलो अब आ जाओ, ब्रेक करेंगे सेंटेंस को। विद प्रेपोजिशन डिजायर, डिजायर जो हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कहीं मिला नहीं। अबलेज यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, डिजायर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिजायर कैसा है, जलता हुआ है, बर्निंग है, अबलेज है। फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट सक्सेस है, कॉमा लग गया। अब देखो यहाँ देखो, द विजनरी एंटरप्रेन्योर। ये जो एंटरप्रेन्योर नाम का नाउन है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन, व्यवसायी, उद्यमी। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है नाउन जो है, ये आपका पहला सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का। अगर और सब्जेक्ट नहीं आएंगे तो अकेला सब्जेक्ट बन जाएगा, ये एक होना चाहिए। ये क्यों बनेगा, क्योंकि इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही। ये प्रेपोजिशन आई थी, ये इससे जुड़ गई, ये प्रेपोजिशन आई थी, इसको इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो इससे पहले कोई दूसरी प्रेपोजिशन या वर्ब नहीं आ रही, ये अकेला है, इसलिए सब्जेक्ट बन जाएगा। विजनरी एक एडजेक्टिव होगा, इसको मॉडिफाई करेगा। एंटरप्रेन्योर की वर्ब क्या है जी, वर्ब है सॉट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है सीक, फर्स्ट फॉर्म, सॉट सेकंड फॉर्म। और क्या सीख किया इसने, सीख करना यानी किसी चीज़ को चाहने की, पाने की कोशिश करना। इसने सीख किया एक फॉर्चून को, एक फॉर्चून मैंने आपको बताया ना, खूब पैसे वाली कामयाबी, धन दौलत, उसको बोलते हैं फॉर्चून। तो इट सॉट फॉर्चून। सॉट जो है वर्ब से वट का रिप्लाई कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो ये जो काम ये कर रहा था ना, इस काम के साथ में ये दो काम और भी कर रहा था। पहला काम था काउंट करना, दूसरा काम था एट्रीब्यूट करना। जब दो तीन काम एक साथ साथ हो रहे हो, एक ही वक्त पे हो रहे हो, तो एक काम को आप मेन वर्ब बना दो, जैसे आपने यहाँ पे सॉर्ट को बनाया मेन वर्ब एंटरप्रेन्योर की, और बाकी दोनों जो काम हैं उनको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिख दो, और इनको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, है ना। ये आपको बताते हैं कि कौन कौन से काम साथ साथ हो रहे थे। तो करें जी, साथ ही साथ इसने काउंट किया है और एट्रीब्यूट किया है। काउंट किसको किया है, $5003 को, और एट्रीब्यूट किसको किया है या एसोसिएट किसको किया है, इस विंडफॉल को, इस नफ़े को गाइडेंस पे भगवान की। काउंटिंग जो पार्टिसिपल है वर्ब से बना है, भले ही एडजेक्टिव का काम करता हो, लेकिन इसमें वर्ब के गुण रहेंगे। इस वर्ब से या वर्ब से बने पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है $5003। ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, काउंट से वट का रिप्लाई कर रहा है। वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, एडजेक्टिव बन के आ जाए, पार्टिसिपल बन के आ जाए, मेन वर्ब बन के आ जाए, जीरंड बन के आ जाए, इन्फिनिट फॉर्म में, फिनिट फॉर्म में, वर्ब हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट ले सकती है अगर वो ऑब्जेक्ट वट या हुम का रिप्लाई करता हो। तो ये वर्ब एडजेक्टिव बन के आई, पार्टिसिपल बन के आई, लेकिन अपना ऑब्जेक्ट ले रही है डॉलर्स को। क्या काउंट किया, काउंट किया $5003। तो ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। और दूसरा पार्टिसिपल जुड़ गया एंड से, एट्रीब्यूटिंग। एट्रीब्यूटिंग का ऑब्जेक्ट है विंडफॉल। विंडफॉल के बाद ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गाइडेंस। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गॉड। अलमाइटी गॉड मतलब सर्वशक्तिमान भगवान। अब एरर्स कहाँ हैं इसमें, ये तो पूरा सेट बैठ गया। बताऊँ एरर्स आपको, चलो पहले सिंपल वाली एरर से चलते हैं, ठीक है। सिंपल एरर नंबर 1 ये कहती है कि ये जो दो वर्ड्स हैं एट्रीब्यूट या एस्क्राइब, दोनों का मतलब सेम ही है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना। इस साल बारिश कम हुई क्योंकि मानसून ख़राब था, तो कम बारिश को आप जो है ख़राब मानसून पे एट्रीब्यूट या एस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को इसी स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, एट्रीब्यूट समथिंग टू समवन। समथिंग मतलब जिस चीज़ का आप जो बात है वो बता रहे हो, और समवन मतलब जिसकी वजह से हुई है वो बात, वो बता रहे हो। याद रखना है बीच में आती है टू प्रेपोजिशन, यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं। एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूटेड द ऑन गोइंग रिसेशन टू या ऑन फॉलिंग प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। एक्सपर्ट्स ने एट्रीब्यूट किया या जोड़ करके बताया इस ऑन गोइंग रिसेशन को, इस चलती हुई मंदी को, और किससे, किससे जोड़ा, इन्होंने एट्रीब्यूट किया गिरते हुए क्रूड के, ऑयल के प्राइसेस से। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि क्रूड गिर रहा है इसलिए मंदी आई है। दे एट्रीब्यूटेड द रिसेशन टू क्रूड, ऑन नहीं लगेगा, समझे। एक सेंटेंस और बना लो। द एक्ट्रेस एस्क्राइब्ड हर लेटेस्ट मूवी सक्सेस टू या एट द डायरेक्टर एंड को एक्ट्रेस। एक्ट्रेस ने, अभिनेत्री ने, नायिका ने एस्क्राइब किया या जोड़ करके बताया अपनी ताज़ा तरीन मूवी की कामयाबी को, सक्सेस को, और किससे, डायरेक्टर से और को एक्टर से। उसने ये बोला कि ये सारी सक्सेस जो है डायरेक्टर और मेरे को एक्टर्स की वजह से है, मेरा इसमें कुछ ज़्यादा
रोल नहीं है। तो शी एस्क्राइब्ड द सक्सेस टू द डायरेक्टर, experts attributed the recession to the falling prices of crude oil, and the entrepreneur did this by attributing the windfall to the guidance of Almighty God. सिंपल एरर थी ये, बहुत थोड़ी सी कहानी मुझे करनी पड़ी क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आता, जो नहीं पहली बार देख रहा है वो अब समझ में आ गया होगा। तो ये थी एरर नंबर 1। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे, ये बहुत कॉमन है। एरर नंबर 2 ये कहती है कि अंग्रेजी में कितना भी बड़ा आंकड़ा लिखा हो, वर्ड्स में बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तो 1 लाख आप ऐसे लिख दो, नंबर्स में नहीं वर्ड्स में, कितना भी बड़ा आंकड़ा लिखा हो, लास्ट में जो इकाई और दहाई का, यूनिट्स का और टेंस का जो डिजिट है, वर्ड्स में लिखते हुए उससे पहले एंड लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये कितने लिखे हुए हैं, 110, इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, 110 ऐसा लिखूंगा ना। तो ये 10 को मैं लिख रहा हूं दहाई के डिजिट को, तो मुझे इससे पहले एंड लगाना पड़ेगा, 110 लिखना पड़ेगा। 10 लिख दिया तो बिना एंड के गलत हो जाएगा। चलो इसको क्या लिखेंगे, 1005, इंग्लिश में क्या बोलें, 1005 लिखूंगा ना। तो लास्ट में जो 5 लिख रहा हूं ये यूनिट डिजिट है, यूनिट और 10 से पहले एंड आएगा, तो 1005 लिखना पड़ेगा। अब वैसे ही मान लीजिए ऐसा लिखा हो, ठीक है, 1,10,506, तो 1,10,500 कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मुझे बताओ $5,003 को कैसे लिखोगे, ये $5,003 हैं, तो $5,003। कॉन्सेप्ट क्लियर, बताओ कमेंट्स में सभी, है ना। कुछ दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो लिख दिया करो, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में दूसरे किसी एंगल से कॉन्सेप्ट को समझाया जाए। मेरे पास कई तरीके हैं हर कॉन्सेप्ट को समझाने के, हर बच्चे के हिसाब से अलग टाइप का तरीका मुझे, मतलब मैंने सीखा है अपने टीचिंग करियर में। चलो अब आएंगे लास्ट एरर पे, जो है थोड़ी सी अच्छे लेवल की एरर। ये कहती है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं अंग्रेजी में, स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं, और 10 ही हैं, 10-12 ही हैं, जो कि हमेशा जिस नाउन के साथ अटैच होते हैं उसके बाद आते हैं। अब कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, ये सारे। अलमाइटी, कभी भी अलमाइटी गॉड ना लिखेंगे, आप लिखेंगे गॉड अलमाइटी। स्टर्लिंग, कभी भी स्टर्लिंग पाउंड नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पाउंड स्टर्लिंग, करेंसी है यूके की, पाउंड स्टर्लिंग। गवर्नर जनरल लिखेंगे, जनरल गवर्नर नहीं लिखेंगे। डायरेक्टर जनरल लिखेंगे, जनरल डायरेक्टर नहीं लिखेंगे। हाँ, जनरल मैनेजर हो सकता है, लेकिन गवर्नर जनरल, डायरेक्टर जनरल जो है, इनमें जनरल गवर्नर डायरेक्टर के बाद आता है। एयर अपरेंट वो आदमी होता है जो एयर हो, देखो ये HEIR है ना, इसमें एच जो है साइलेंट है। एयर का मतलब होता है वारिस, अपरेंट का मतलब होता है साफ तौर पे, जाहिर तौर पे। एयर अपरेंट वो है जिसके नाम जो है संपत्ति हो चुकी है और जिसको मिलने वाली है, समझ गए ना। तो अपरेंट एयर नहीं, एयर अपरेंट। अपरेंट यहाँ पे ऐसा एडजेक्टिव है जो एयर के बाद आता है। वैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट वो आदमी जो प्रेसिडेंट के लिए चुना जा चुका है लेकिन अभी तक कुर्सी पे नहीं बैठा, उसका कुर्सी शपथ लेने का जो है अभी प्रोग्राम बाकी है ना, तो वो कहलाएगा प्रेसिडेंट इलेक्ट, इलेक्ट प्रेसिडेंट नहीं। वैसे ही प्रोफेसर एमेरिटस, देखिए एमेरिटस का मतलब है जो रिटायर हो चुके हैं, और प्रोफेसर आप समझते हैं। प्रीस्ट एमेरिटस वो प्रीस्ट जो रिटायर हो चुके हैं, प्रीस्ट आप समझते हैं। तो एमेरिटस भी एक ऐसा नाउन एडजेक्टिव है जो रिटायर्ड आदमी के बाद लगाया जाता है। प्रोफेसर एमेरिटस, रिटायर्ड प्रोफेसर। और नोटरी पब्लिक तो एक पब्लिक ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पब्लिक नोटरी आप ना लिखेंगे, नोटरी पब्लिक लिखेंगे। बॉडी पॉलिटिक का मतलब होता है सारा सिविल सोसाइटी, पॉलिटिक बॉडी नहीं, बॉडी पॉलिटिक। तो ये 10 ही हैं, कितने हैं देख लो, 3, 2, 5, 10 हो गए ना। 10 आपको याद रखने हैं। अलमाइटी गॉड जो आपने लिखा है वो गलत है, क्या होता है जी, गॉड अलमाइटी। याद रहेगी एरर, कितनी इजी एरर है ये, ठीक है। अलमाइटी गॉड की जगह लिखेंगे गॉड अलमाइटी। चलो लास्ट आपको चौथी एरर करवा रहे हैं जो आपने अभी तक मिस कर दी होगी, और चौथी ये एरर है कि ये सारे वो नाउन्स अंग्रेजी में जिनके पहले आपको अ, द, एन, माई कोई ना कोई डिटर्मिनर होना चाहिए। और अगर कोई डिटर्मिनर ना हो, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं अंग्रेजी में, आर्टिकल्स को डिटर्मिनर बोलते हैं, ए एन द को। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को
डिटर्मिनर बोलते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। फिर पजेसिव प्रोनाउन जो है प्रोनाउंस, उनको भी, एडजेक्टिव्स को भी डिटर्मिनर बोलते हैं, जैसे माई को, आवर को, देयर को, इट्स को, हर को। अगर ये सब लिखे हों तो ठीक है, अगर ना लिखे हों तो फिर इनके आगे अ नाम का आर्टिकल लगेगा। मैं आपको 8 ही ऐसे नाउन्स बता रहा हूँ, 8 भी नहीं है, कितने हैं, 3, 3, 6 और 2, 8। इन नाउन्स के पहले आपको अ आर्टिकल चिपका ही देना है। बाय इन्वेस्टिंग वाइजली शी एक्यूमुलेटेड फॉर्चून। इन्वेस्ट करके बहुत समझदारी भरे तरीके से उसने एक्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया एक फॉर्चून को। फॉर्चून वर्ड का मतलब होता है नसीब, और दूसरा मतलब होता है लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। जब भी पैसे के लिए वर्ड यूज होगा, बहुत सारे पैसे के लिए, आपको इसके पहले एक डिटर्मिनर देखना है। अगर नहीं लगा है तो आपको यहां लगाना है अ। समझ पा रहे हो ना, डिटर्मिनर है तो कोई बात नहीं। माई फॉर्चून, वैसे माई फॉर्चून आएगा नहीं, मान लो माई लगा होता, दैट लगा होता, दिस फॉर्चून लगा होता, फिर अ लगाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में 2 डिटर्मिनर्स कभी भी साथ नहीं आते। आई वॉज वॉकन बाय नॉइस इन द रूम। मैं जाग गया या वॉक हो गया या जगाया गया एक नॉइस के द्वारा, शोर के द्वारा जो कमरे में हुआ था। नॉइस यानी शोर, नॉइस इसमें आएगा। नॉइस से पहले कोई डिटर्मिनर है नहीं तो यहाँ लिखोगे अ नॉइस। वैसे ही अ मिस्टेक, एन इम्प्रेशन, अ हेडेक, अ पेन, अ कोल्ड, कोल्ड मतलब जुखाम, अ कोल्ड, अ कफ, कफ मतलब खांसी, ठीक है। अ फॉर्चून, फॉर्चून मतलब लार्ज सम ऑफ मनी। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। हर वे ऑफ स्पीकिंग लेफ्ट गुड इंप्रेशन ऑन मी। उसके बोलने के तरीके ने बड़ा अच्छा इंप्रेशन जो है, छवि जो है मेरे ऊपर छोड़ा। इंप्रेशन से पहले अ लगना चाहिए क्योंकि कोई डिटर्मिनर नहीं है। अ गुड इंप्रेशन, ठीक है, गुड से पहले लगा दो अ गुड इंप्रेशन। द लेडी वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक। ये जो महिला थी सफ़र कर रही थी, झेल रही थी बहुत खराब सरदर्द को। हेडेक से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है तो लिखे अ सीवियर हेडेक। हिज बैड टेम्पर वॉज एग्रावेटेड बाय हिज हेडेक। उसका जो बुरा बर्ताव है, बुरा जो रवैया है या मिजाज है, वो और ख़राब हो गया उसके हेडेक की वजह से, उसके सरदर्द की वजह से। हेडेक से पहले डिटर्मिनर आ चुका है हिज। मैंने आपको बताया ना, माई, आवर, हिज, पजेसिव सारे, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ये सब डिटर्मिनर्स हैं। तो जब डिटर्मिनर आ गया है तो इस केस में आ लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। हिज लिखा हुआ है, हिज से बिल्कुल सही होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे भी इस आदमी ने फॉर्चून बनाने की, बहुत पैसा बनाने की कोशिश की, सॉट अ फॉर्चून। चलिए रैप अप करेंगे सेंटेंस को यहीं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, इसको सभी सही करके डालेंगे। एज और दैट में से क्या लगाना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ये है आपका होमवर्क, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस यही होगा। 3-4 इसमें एरर्स मिलेंगी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ढूंढो एरर्स को। इसको सही करके मैं फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ, वहाँ से अपनी एरर्स को मैच करना और बताना आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले, कितनी एरर्स आप पकड़ पाए। चलिए नेक्स्ट क्लास में एक लाइक और एक शेयर दे क्लास को। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।